श्री शिवाय नमस्तभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को रोमांटिक एज का हिंदी समराइज तो करूंगी ही, इसके साथ मैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बताऊंगी जो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोग बताऊंगी। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आप लोग पूरा तक देखिए। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें रोमांटिक एज को समराइज करते हिंदी समरी आपको कराते रहते हैं पूरे हिंदी में, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसको देखने के बाद स्टूडेंट्स अच्छे से कॉपी भर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि आप लोगों को मैं इंग्लिश में आप लोग बताऊं कि आप लोग को एग्जाम में क्या लिखना है और किस टाइप से लिखना है जब ये क्वेश्चन आता है। तो रोमांटिक एज के विशेषताएं मैं आप लोग बता रही हूँ, जो पॉइंट ऑफ है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप लोग को लगता है वाकई भी इसको वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या वास्तव में ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं है। चलिए, मैं सबसे पहले आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन और अंतिम है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये दोनों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, रोमांटिक एज को रोमांटिक एज और रोमांटिक एरा दोनों ही कहते हैं। ठीक है, एज भी और एरा दोनों ही कहा जाता है। ये जो है ना, यूरोप का उस टाइम का उनका कलात्मक और बौद्धिक आंदोलन था, जिसे रोमांटिक एज कहा गया। अगर कहा जाए कि रोमांटिक एज का स्टार्टिंग कब हुआ, तो रोमांटिक एज का स्टार्टिंग जो है एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो लिरिकल ब्लैड ने सन 1798 में, ठीक है, जो रिटन किया था, प्रकाशन किया था, उसी के स्टार्टिंग को विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कॉलरिज ने, इन दोनों ने रोमांटिक एज को शुरुआत माना। ठीक है, रोमांटिक एज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया था वो क्या था, तो एक तो इमोशंस था, भाव था, और एक इमेजिनेशन, एक जो कल्पनात्मक, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसे रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। थोड़ा सा और आप लोगों को इंट्रो को बताती हूँ। तो रोमांटिक एज है ना, वो पैटर था, उसने भी अपने अनुसार इसको बताया कि हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन और इमोशंस को क्या किया था, वो ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, उसी पर फोकस किया गया था। ये पैटर के द्वारा भी था। इतना आपके एग्जाम के इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, बहुत ही अच्छा भी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं अब अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है ना, लव फॉर फ्रीडम। तो रोमांटिक एज में जो उस टाइम के पोएट थे, पोएट्री लिखते थे, किस बारे में लिखते थे, तो उस टाइम ना जो गरीब लोग होते थे ना, उन पर जो अत्याचार होता था, उनकी गरीबी पर उनका मजाक जो उड़ाया जाता था, उस पर जो पोएट थे वे साफ साफ लिखते थे कि लोगों के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। इसी पर पूरा जोर दिया गया था, इमेजिनेशन, कल्पना पर, और बताया गया कि जो गरीब है उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, लव फॉर फ्रीडम, मतलब जो गरीब हैं उनको भी आज़ादी मिलना चाहिए, उनके जो जीवन है उनके अनुसार होना चाहिए। इस पर कवियों ने ठोस लिखा, अपने पोइट्री में इसको दिखाया, ताकि लोग जो है सुधरें और जो गरीब पीपल है ना, उन पर अत्याचार ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखते हैं अब अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है सुपर नेचुरलिज्म। इसका मतलब होता है क्या है, ये अलौकिकता। ये सुपर नेचुरलिज्म है ना, ये अलौकिकता। इस टाइम के जो पोएट थे ना, उन्होंने क्या किया, जैसे कि कॉलरिज, स्कॉट, इन्होंने जो पोएट्री लिखा ना, उसमें अलौकिकता भर दिया। ठीक है, मतलब रहस्य, जैसे लोग पढ़कर बहुत ही समझो आनंद की अनुभूति करने लगे, उससे गहराई में डूबने लगे इस टाइम। जैसे कि उस टाइम जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, जैसे कि वो उस टाइम का ना एक फेमस रिटेन था कुबला खान। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है वो अपने आप में ही अलौकिकता से भरा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम अलौकिकता से भरा हुआ पोएट्री जो है, पोएट्री लिखा जा रहा था पोएट्स के द्वारा, जो बहुत ही रहस्य से भरा हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सुपर नेचुरलिज्म मतलब होता है अलौकिकता। ठीक है ना, अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला जो पॉइंट है ना, वो है सब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये सब्जेक्टिविटी है ना, इसी मतलब विषय परखता करना, मतलब विषय की परख। इसमें WJ लॉन्ग ये क्या बताते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जो रोमांटिक एज था, ठीक है, रोमांटिक जो पोएट्स थे
उनका सब्जेक्ट क्या था, तो परखना, ठीक है। परखना मतलब वो खुद पर क्या करते थे, खुद को परख करके अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, प्रेरणा हो करके, ठीक है, प्रेरणा जैसे लेते थे और वो क्या करते थे, अपना पोइट्री को लिखा करते थे। जो रोमांटिक केस के कवि थे उस टाइम के ना फेमस जो रिटेन किया गया था, जो कि लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो किड्स का ओड टू द नाइटिंगेल, बेसिकली ये पर्सनल मैटर पर लिखा गया था और लोगों को ये खूब लुभाया, जो बहुत ही पावरफुल रिटेन है, ठीक है। मतलब विषय की परखता इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही पोएट्स के लिए मायने रखता था, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह पॉइंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट को देखते हैं। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है ना, सिंप्लिसिटी इन स्टाइल। सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है, शैली की सादगी, सिंपल, ठीक है। तो जो रोमांटिक पोएट्स है ना, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने नेचुरल, ठीक, स्टाइल को अपनाया, प्राकृतिक स्टाइल को उन्होंने अपनाया। और वे जो रोमांटिक पोएट्री उस टाइम जो पोएट्स थे वो बिलीव किस पर करते थे, वो सिंप्लिसिटी पर, सादगी पर विश्वास करते थे। और वे लोग क्लासिकल पोएट्री भी लिखा करते थे। उनकी पोएट्री को पढ़ने पर ही समझ में आता था कि कितनी सादगी थी, कितनी नेचुरल तरीके से वे जो है अपने पोएम्स को लिखा करते थे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह पॉइंट है रोमांटिक एज की विशेषता में, कि सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी रोमांटिक एज में, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। फिर अगला पॉइंट है इमोशंस एंड इमेजिनेशन, जो मैं आप लोगों को इंट्रो में बता चुकी हूँ कि जो रोमांटिक टाइप उस टाइम के जो पोएट्स जो थे, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया था तो वो इमेजिनेशन पर था और इमोशंस पर था। इमेजिनेशन कल्पना और इमोशंस भाव, इन दोनों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने पोएम्स को लिखा भी था। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस टाइम लोगों ने किस पर बिलीव किया, तो इमोशंस और इमेजिनेशन पर किया, ठीक है। बहुत ही इजी पॉइंट भी है आपका ये। चलिए देखते हैं फिर अगला। रोमांटिक एज के जो ऑथर्स थे उनके बारे में भी देख लीजिए, आपके एग्जाम में लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रोमांटिक एज की स्टार्टिंग किससे हुआ आप लोग जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलेरिज ने कहा कि सन 1798 में जो लिरिकल ब्लड ने प्रकाशन किया था, रिटेन किया था, उसको जो उन्होंने लिखा था, प्रकाशित करा, उसी को रोमांटिक एज की स्टार्टिंग माना जाता है। ये पोएट ने उस टाइम बताया। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म और डाइट दोनों दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 1770 से 1850 जो कि रोमांटिक एज के हैं। उसके बाद लिरिकल ब्लड जानते हो, जिसके स्टार्टिंग ही इन्हीं से हुआ, रोमांटिक एज माना जाता है, जो इन्होंने रिटेन किया। उसके बाद एच.टी. कॉलेरिज ये रोमांटिक एज के हैं, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के हैं। इनका जन्म और डेथ दिया हुआ है, देख लीजिए ये नीचे में आप लोग। उसके सैमुअल टेलर है कॉलेरिज, इनका जन्म दिया है 1772 और इनका मृत्यु हुआ 1834, जिनको रोमांटिक पोएट माना जाता है रोमांटिक एरा का, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, लिरिकल ब्लड, एच.टी. कॉलेरिज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है, आप लोग इसको है ना याद कर लीजिएगा। और जो इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में उसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, तैयारी कीजिएगा। आपके एग्जाम में इससे आउट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यही तो एक ही पॉइंट है, एक ही टॉपिक है, तो और तो आउट आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं आप, जिसमें ना वर्क्स ऑफ रोमांटिक एरा, ठीक है। इस टाइम की इस एज में जो रिटेन किया गया था, पोएट्री लिखा गया था, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लिरिकल ब्लड जानते हैं आप लोग, ये रोमांटिक एज के फादर समझे इसको, इसी इन्होंने जो रिटेन किया वहीं से रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ है। तो जो एंशिएंट क्रिस्टेबल, कुबला खान, ओड टू नाइटिंगेल, When I have fears, Ode to the West Wind and Songs of Experience are some of great works of romanticism of the literature, ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अंतिम जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष बताती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन करते तो उसके लिए इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कंक्लूजन ही है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को अच्छा करते हैं ना, तो
क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा नंबर मिलने की पूरी चांस रहती है। अगर आप जितने भी पॉइंट अच्छे से कर दीजिए लेकिन आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं किया ना तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। ठीक है, तो रोमांटिक जो पीरियड था ना, एज था, उस टाइम में पोएट्स क्या करते थे? वो सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक जो है ना उस पर अधिक बल दिए। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, यहाँ भी बहुत प्रभाव डाला। इस टाइम के जो पोएट्स थे ना वो इमोशंस, इमेजिनेशन इस पर तो काम किए ही। तो पैटर्न ने ये कहते हैं कि इस टाइम में नेचुरल ब्यूटी को भी दिखाया गया। ठीक है, रोमांटिक जो टाइम था उसमें जो गरीब लोग होते थे जिन पर अत्याचार होते थे उनका फ्रीडम को लेकर भी पोइट्री में देखा गया। उनमें कवियों ने उसमें लिखा उनके बारे में कि कैसे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। ये कंक्लूजन, निष्कर्ष है। फिर हमने जितने भी पॉइंट किए ना आगे उसका ये क्या है? निष्कर्ष है। सब पॉइंट को मिला करके मतलब क्या समझ में आया ये समझिए, इसी को बोलते हैं निष्कर्ष है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ यूरोप ही नहीं इंग्लैंड भी, दोनों के ही सामाजिक राजनीतिक जो क्षेत्र थे उस पर कटाक्ष कवियों ने लिखा। वहाँ इमेजिनेशन, कलात्मक, भावात्मक चीज़ों को पैटर्न कहते कि बताया गया जो बहुत ही ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डाला। उस टाइम के पोएम को पढ़ करके लोगों के आज़ादी पर बल दिया गया। ठीक है, इस तरह से इस टाइम जो रोमांटिक एज थी ना बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो गई जब कवियों ने इस पर लिखना प्रारंभ किया। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा रोमांटिक एज, और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं यह आशा करती हूँ। और आपको भी लगता है इसे तैयारी करके अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर।